नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं 5 का पंच। पूरा झारखंड टेम्परेचर का टॉर्चर झेल रहा है। पलामू में तापमान ने बीते 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार को पलामू में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई तो लोग त्राहिमाम करने लगे। गढ़वा पलामू से ज्यादा पीछे नहीं रहा। यहां टेम्परेचर 47.2 डिग्री सेल्सियस के लेवल को छू लिया। बाकी के जिलों में भी आसमान से आग बरस रहे हैं। 15 जिलों में पारा 40 के पार पहुंचकर लोगों को तपा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। पूरा झारखंड भीषण गर्मी की तपिश में झुलस रहा है। आसमान से आग बरस रहे हैं। दिन चढ़ते के साथ ही लोग सिर छिपाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि मंगलवार को पलामू में पिछले 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पलामू में मंगलवार 28 मई को अधिकतम 47.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे पहले 6 मई 1978 को अधिकतम 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। भले ही पलामू में पारा ने रिकॉर्ड तोड़ा हो, लेकिन झारखंड के बाकी के जिलों में टेम्परेचर लोगों की सहन शक्ति तोड़ रहा है। पलामू में 47.5 डिग्री तो गढ़वा में मंगलवार को 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते 24 घंटे के दौरान कई जिलों में तापमान में 6 से 8 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। पलामू और गढ़वा के अलावा चतरा और पश्चिम के कुछ जिलों में बुधवार को लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो बाकी के जिलों के लिए येलो अलर्ट पहले से जारी है। टेम्परेचर के टॉर्चर का आलम यह है कि राजधानी रांची समेत 15 जिलों का तापमान मंगलवार को 40 के पार रहा। रांची में 40.2, चतरा में 43.7, लोहरदगा में 43.7, पश्चिम सिंहभूम में 43.3, गुमला में 43.3, रामगढ़ में 43, हजारीबाग में 42.9, लातेहार में 42.7, सरायकेला में 42.2, देवघर में 40, गिरिडीह में 40.4, बोकारो में 40.3 और खूंटी में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश की कोयला राजधानी धनबाद भी गर्मी से उबल रही है। धनबाद में बुधवार को अचानक पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में पूरे झारखंड में हीट वेव का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। झारखंड में आसमान से गोले बरस रहे हैं और पारा का जो रिकॉर्ड है वो टूट रहा है और लगातार जो है सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चित्रंजन, जिस तरीके से आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और रिकॉर्ड टूट रहा है, रिकॉर्ड तोड़ जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अनिकेत, आपने सही कहा कि आसमान से गर्म गोले मानो पृथ्वी पर फेंके जा रहे हो। ये गर्म गोले ऐसे तबाही मचा रहे हैं कि अगर पूरे भारत की बात की जाए तो मौत का जो आंकड़ा है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी ये आग के गोले कम नहीं बरस रहे हैं। ये आग के गोले लगातार झारखंड में भी बरस रहे हैं और तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। और रिकॉर्ड अगर मई महीने की बात की जाए अनिकेत, अगर इसी तरह का टेम्परेचर बढ़ते रहा तो पिछले 47 वर्षों का अनिकेत, पिछले 47 वर्षों का यह पारा जो है रिकॉर्ड तोड़ेगी कि मई महीने में कभी भी इतने गर्मी जो है वो झारखंड में रिकॉर्ड दर्ज नहीं की गई। पलामू वाले क्षेत्र की अगर बात की जाए निकेत, तो पलामू क्षेत्र में अगर आप अंडा फोड़ के सड़कों पर अगर फोड़ देंगे तो मानो ऑमलेट बन जाएगी बिना आग के। गर्मी इतनी तेज धूप है, इतनी तेज ताप है धूप की कि आग की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑमलेट बनाने के लिए। तो अब अंदाजा लगाइए कि गर्मी किस कदर है। राजधानी रांची भी इससे कम नहीं है। गर्मी इतनी तेज धूप और गर्मी पड़ रही है कि मौसम विभाग को येलो अलर्ट जारी करना पड़ा। येलो अलर्ट जारी कर यह कहना पड़ा कि पलामू, गढ़वा, चतरा का जो क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर हीट वेव और पारा जो है लगातार
50 डिग्री के आसपास पहुंचने वाली है। तो लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। वहीं अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो राजधानी रांची में भी 47 डिग्री के आसपास का तापमान चल रहा है और साथ ही साथ हीट वेव जो है वो भी चल रही है। हालांकि अभी शाम का समय है, लेकिन फिर भी गर्म हवाएं जो है लोगों को परेशान कर रही है और अब भी जो लोग हैं अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। खासकर अगर डॉक्टर की एडवाइजरी की बात की जाए तो डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं कि खासकर इतनी धूप में, गर्मी में जो बच्चे और बूढ़े हैं उनको काफी एहतियातन की जरूरत है, उनको एहतियातन में रहने की जरूरत है। बच्चे खासकर 9 बजे के बाद, क्योंकि अब समय चला गया कि 12-1 बजे जो है वो हीट वेव चलती है, गर्मी बहुत तेज पड़ती। 9 बजे के बाद से ही जो है बच्चों और बुजुर्गों को निकलने की मनाही की गई है, चेतावनी जारी की गई है, येलो अलर्ट जारी की गई है ताकि लोग इस गर्मी से बच सके। मई महीने में अमूमन इतनी गर्मी नहीं होती, जून की स्टार्टिंग को 8-10 दिन गर्मी देखी जाती है, लेकिन झारखंड में इस बार मौसम करवट ले रहा है कि मानो हर साल 1 से 2 डिग्री का पारा जो है बढ़ते जा रहा है। झारखंड में इतनी गर्मी नहीं देखी जाती थी क्योंकि झारखंड जंगल पहाड़ों पर बसा हुआ प्रदेश है, लेकिन जिस तरीके से लगातार पारा जो है वो बढ़ा है एक एनवायरनमेंट के लिए भी। रंजन, इस पारा का सीधा असर मार्केटों में दिखने को मिल रहा है। रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। जहां दोपहर के समय जाए, जहां पर चहल पहल दिखती थी, लोग एक भी नजर नहीं आते हैं रास्तों पर। बिल्कुल नहीं, देखिए हमने जिक्र किया क्योंकि डॉक्टर्स के टीम ने भी एडवाइजरी जारी की है, मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो दोपहर तो दूर की बात, 11 बजे के बाद से ही सड़कों पे सन्नाटे छा जा रहे हैं। जिन सड़कों पर अनुमन जाम की स्थिति बनी रहती तो वो सड़कें अब सुनी हो रही है। तो अब अंदाजा लगाइए कि गर्मी, राजधानी रांची की गर्मी किस कदर बढ़ रही है। राजधानी रांची में जब यह हाल हो तो पलामू, गढ़वा, चतरा जैसे क्षेत्र में जहां पर गर्मी के लिए हर साल रिकॉर्ड टूटे जाते हैं, वैसे में उन एरिया पे, उन क्षेत्रों पर किस कदर गर्मी पड़ रही होगी ये चिंता की विषय। और लगातार जो है राज्य का पारा जो है बढ़ते जा रहा है। पिछले बार की अगर साल की तुलना की जाए गर्मी की, तो पिछले साल से इस बार का जो गर्मी 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा है। तो लगातार, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर इतने छेड़छाड़ किए जा रहे, इतना पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है कि उसी का नतीजा है कि आज इंसान के किए का इंसान ही भरपाई कर रहा है कि एनवायरनमेंट के साथ इतनी छेड़छाड़ हो गई है कि उसका सजा आम इंसान जो है भुगत रहा है गर्मी के रूप में। जो बम, आग के गोले आपने कहे वो आग के बिल्कुल गोले। चित्रंजन, आपने सही कहा कि सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन जब सड़क पर लोग चलते हैं तो इस गर्मी में अब छांव के लिए एक पेड़ भी नहीं मिलता है। पहले तो पेड़ भी मिला करते थे जहां पर लोग जो है यात्री रुक कर उसके छांव में कुछ देर काट लेते थे, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए अब सरकारें बदलती हैं, जब सरकार के मुखिया बदलते हैं तो नई सोच, नई पद्धति के साथ विकास को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इस विकास को आगे बढ़ाने और दिखावे के जमाने में जीने के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। पहले सड़कों के किनारे आमतौर पर आप देखते होंगे कि गाँव में जो लोग हैं वो बरगद और पीपल, नीम के जो पेड़ है ज्यादा लगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि देखिए बरगद और ये सब का अगर पीपल साइंटिफिक रीजन पे जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो ये आसपास के पेड़ के आसपास, बिल्कुल जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोग राहत चाह रहे हैं लेकिन राहत मिल नहीं रही है। लगातार आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की हो, हर कोई गांव की सूरत बदलने का दावा कर रहा है, लेकिन उन दावों की असल सच्चाई गढ़वा जिले के आदिम जनजाति बहुल गांव जोबला पाठ में देखकर आप माथा पकड़ लेंगे। आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में ना सड़क पहुंची, ना बिजली, ना पानी। 15 किलोमीटर पगडंडियों पर साइकिल चलाकर लोग सरकारी राशन लेने जाते हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो उसे खटिया पर रखकर 7 किलोमीटर तक कांधे पर ले जाया जाता है, तब सड़क का कोई नामो निशान मिलता है। इस गांव को इस सिस्टम ने उसके हाल पर छोड़ दिया है। सड़क की जगह पगडंडी से ही काम चल जाए तो सरकार सड़क क्यों बनाए? कुएं का मटमैला पानी ही लोगों की प्यास बुझाती है तो फिर हर घर नल का जल किस लिए? गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कातिंग पंचायत में आदिम जनजाति बहुल गांव जोबला पाठ में अब तक न सरकार पहुंची, न पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं।
गांव में न चापाकल है, न स्वास्थ्य केंद्र, न पीडीएस दुकान, न ही आंगनबाड़ी केंद्र। ऐसे ही पगडंडियों से 7 से 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर टोंगो गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। 4 किलोमीटर पैदल चलकर जोड़िया और चुआ का पानी लाते हैं। पानी नखे गांव में पहुँचल? पानी तो कहाँ पहुँचेगा। और रोड है ये नहीं। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? वैसे तो गाड़ी से लेने जाते हैं। कितना दूर होगा गाड़ी तो हुआ था यहाँ से बात वहाँ का बात कर रहे हैं सर। भी बेचता नखे, रोड का भी बेचता नखे, फिर बीमार से मार में सब में एकदम परेशानी बहुत तकलीफ की बात। मान के चला कोई बीमार उमार हो जाए तो कैसे ले जल? तकलीफ है, बिजली के तकलीफ होते है, पानी के, और कोई ने अबुआवास में रोड के समस्या है। अबुआवास में रोड का समस्या कैसे है? और वह सामान कैसे चाहिए। गांव में सड़क नहीं है तो अबुआ आवास का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। आखिर आवास निर्माण के लिए ईंट, सीमेंट, बालू जैसी जरूरी सामान कैसे पहुंचेंगे? कोई बीमार पड़ जाए तो 7 किलोमीटर तक खाट पर ले जाया जाता है। सरकारी राशन के लिए लोग 12 किलोमीटर साइकिल से सफर करते हैं। लाइन के दो होते हैं, लेकिन जाए पड़ो तो 10-15 किलोमीटर जाए पड़ो। और लेके कैसे आवल? लेके वह साइकिल द्वारा करके आवी, लेकिन पहाड़ और अगर कोई बीमार हो गए तो उनके कैसे लेके जाते? बीमार जैसे हो गए तो मतलब वह रोड तक गाड़ी बोला, वहाँ से यहाँ से धोई के लेके रोड में बैठे गाड़ी। जुमलापाट गांव में न बिजली है, न सड़क, न स्कूल, न अस्पताल, न पानी, न रोजगार। आदिम जनजाति के लिए सरकार खास योजनाएं चलाती है, लेकिन आदिम बहुल जुमलापाट गांव को सरकार ने उसके हाल पर छोड़ दिया है। गुमला से टीवी 45 के लिए रोशन कुमार की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता रोशन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, सरकार चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, आदिम जनजाति के लोगों को आज भी उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, जो वाला ऐसा गांव की बात ग्रामीण है, पीने का पानी नाम हो, साथ ही साथ के दावे हो, परिवार को और पैदा और अधूरा है। जिलाधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बोकारो जिले के चास प्रखंड के पोदाडी गांव में लोगों की जिंदगी हर रोज समस्याओं से दो चार करते कट रही है। महीनों से सड़क की हालत ऐसी है कि पता नहीं चलता कि यहां कभी सड़क भी होती थी। ऐसी ही सड़क पर साइकिल चलाकर बेटियां स्कूल जाती है। समस्याएं यही खत्म नहीं होती। गांव में 200 परिवार एक ही चापाकल से गुजारा करने को मजबूर है। गांव में कई परिवार अब भी खपरेल के टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है, क्योंकि जरूरतमंदों को अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी बदहाल सड़क से ही बड़ी आबादी हर रोज आवाजाही कर रही है। बच्चे इसी सड़क से 15 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं। उन बच्चों से बेहतर कौन इस पीड़ा को समझ सकता है। सालों से इस सड़क की यही स्थिति है, लेकिन इससे किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बोकारो जिले के चास प्रखंड के पैदाडीह गांव में सिर्फ सड़क की समस्या नहीं है, यहाँ एक चापाकल से 200 परिवारों की जरूरत पूरा नहीं हो पाती। गांव में जरूरतमंदों को सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। अब भी कई परिवार टूटे फूटे खपरेल के घरों में किसी तरह सिर छिपाकर गुजारा कर रहा है। पानी का दिक्कत है, रहना का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, और क्या तो चावल भी मिलता है तो चावल टाइम में नहीं देता है, भूख में मरता है। पानी का समस्या बहुत खराब है।
200 घर का बसवास है। एक गो चापाकल है, चापाकल में हिलाते हिलाते परेशान हो जाता है तो फिर पानी नहीं निकलता है। और रोड तो देख कर आइए किस तरह का रोड है, वो भी समस्या खराब है। पानी की समस्या है, सड़क का समस्या है, स्कूल का समस्या है। कितना दूर जाती है? 15 किलोमीटर। कैसे जाती है? साइकिल से जाते हैं। रोड अच्छा नहीं है, फिर भी से कष्ट से जाते हैं हम लोग। कितना देर लगता है स्कूल जाने में? 1 घंटा लग जाता है। पढ़ाई वढ़ाई का सुविधा बढ़िया नहीं है ना? नहीं, गांव तो ऐसे ही, मतलब गांव हम लोग का 1-2 का घर मिला है, किसी को भी मिला है, किसी को भी नहीं। और सड़क भी अच्छा नहीं है। हम लोग स्कूल जाते हैं साइकिल से, सड़क अच्छा होना चाहिए। कभी पानी नहीं मिलता है, कल से तो नदी से भी लाना पड़ता है। बिजली उतना जलता है, कभी नहीं भी आता है। हर तकलीफ झेलकर गांव की बेटियां स्कूल जा रही है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई की हालत अच्छी नहीं। पैदरडीह गांव में पानी, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी तकलीफ ये है, न मुखिया न विभाग का कोई अधिकारी इनकी सुनवाई कर रहा है। लोग किस हाल में हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। टीवी 45 के लिए बोकारो से संजीव सिंह की। आपने देखा, सरकार चाहे जिसी की भी हो, लेकिन यहां के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से यहां पर मूलभूत सुविधाएं जो है ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, 200 परिवार महज एक चापानल के भरोसे अपना जीवन काट रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तरह तरह के बातें करते हैं कि हम ये स्कीम निकाल रहे हैं, लेकिन जो चास प्रखंड स्थित पैदाडी गांव है, वहां के लोग आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहां पे सरकार के द्वारा जारी की गई कोई भी योजनाएं लागू नहीं हुई है। वहां के लोग को सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आज भी लोग 3 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाने को विवश है। हालांकि गांव में एक चापाकल है, लेकिन एक चापाकल से 200 घरों का गुजारा करना मुश्किल है। गांव में जो है अभी भी खपरेल के मकान है और वो सारे मकान अभी टूटी फूटी अवस्था में है। बच्चों को पढ़ने की अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि जिस तरह अभी चुनाव हुए हैं, तरह तरह की पार्टियां आई, अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाए, लेकिन जो चास स्थित पैदाडी गांव है वो अभी आज भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और उन लोगों को सबसे बड़ा दुख ये है कि जो सरकारी अधिकारी है वो भी गांव में नहीं आते हैं। जी अनिकेत। संजय, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी पेदाडी गांव वाले लोगों को कब मूलभूत सुविधाएं मिलती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाली धालबूम एसडीओ पारुल सिंह एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है। जमशेदपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अक्षेस के अधीन नक्शा विचलन कर बने भवनों के खिलाफ एसडीओ ने निर्देश पर कार्रवाई की है और अवैध रूप से बने कई भवनों के बेसमेंट को खाली कराया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। जमशेदपुर के धालबूम एसडीओ पारुल सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। शहर में चलते अवैध धंधे हो या अवैध तरीके से भवन निर्माण, पारुल सिंह लगातार इन सब पर नकेल कसते आ रही है। हाल ही में जमशेदपुर के बार में अवैध रूप से चल रहे बार बालाओं के डांस के गोरख धंधे को बड़ी बेबाकी से छापेमारी कर बार बालाओं को पकड़ा था। जमशेदपुर अक्षेस के अधीन नक्शा विचलन कर बने भवनों के खिलाफ एसडीओ के निर्देश पर कार्रवाई चल रही है। मंगलवार को भी एसडीओ ने अवैध रूप से बने कई भवनों के बेसमेंट को खाली करवाया। साथ ही कई को नोटिस थमाते हुए अविलंब नोटिस पर तामील करने का निर्देश दिया है। इधर बुधवार को एक बार फिर से एसडीओ ने साक्षी और बिष्टुपुर इलाके में बने 21 भवनों के बेसमेंट को खाली करने का निर्देश जारी कर दिया है। बिल्डिंग्स है जिसमें पीआईएल हुआ था, उसके ऊपर हम लोगों को निर्देश मिला हुआ है कि बेसमेंट को क्लियर करा के उसको पार्किंग बनाना है। तो उस संदर्भ में पिछले महीने हम लोगों ने कुछ 10 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनको क्लियर कराया था, लेकिन उसके बाद लगातार खबर आ रही थी कि वहाँ पे काम दोबारा से शुरू हो गया है। तो उसी संदर्भ में अभी पिछले कल और आज हम लोगों ने एक राउंड चेकअप किया ताकि हम लोग भौतिक स्थिति जान सकें।
तो वहाँ पे कल हम लोगों ने दयाल में और सेंटर पॉइंट में होल्डिंग नंबर 101, 102 ये सब चेकअप किया। और आज हम लोगों ने चेक किया है शताब्दी टावर और एक हीरो होंडा का कुछ शोरूम है वहाँ पे। तो कई, हाँ, सुजुकी शोरूम। तो वहाँ पे कई जगहों पे ये पाया गया कि उन लोगों ने दुकानें स्टार्ट कर दी हैं, तो उनको जेएनएसी को दोबारा निर्देशित किया गया है कि इसको जल्द से जल्द वो हटाएं और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। एसडीओ पारुल सिंह की इस बेबाक कार्रवाई से शहर भर में बने अवैध तरीके से भवनों और बेसमेंट का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीओ की इस कार्रवाई से अवैध धंधेबाजों में खलबली मची। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता गंगाधर पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। गंगाधर जी, जिस तरीके से पारुल सिंह का एक बार एक्शन फिर देखने को मिला है और इस बार अवैध निर्माण को लेकर के उनका डंडा चल रहा है। अनिकेत, मैं बता दूं कि जमशेदपुर में एक्सेस के अंतर्गत करीब 21 भवनों के खिलाफ हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया गया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट से निर्देश आया है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसी के तहत यहाँ के एसडीओ के द्वारा सभी भवनों को पर कार्रवाई किया जा रहा है, जिसमें बेसमेंट में जहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर व्यवसायीकरण चेक कर दिया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने बड़ी एक्शन की है। अभी तक करीब 10 भवनों को तोड़ा गया है और अभी इसके बाद चुनाव के बाद और तक कार्रवाई की जाएगी। जी गंगाधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। धनबाद में बीते दिन आवारा पशुओं के उत्पात की खबर दिखाई जाने के बाद नगर निगम ने हमारी खबर पर संज्ञान लिया है। आवारा पशुओं के उत्पात को लेकर निगम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निगम आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला के हवाले करेगा। बता दें कि हीरापुर स्थित तेलीपाड़ा में बीते दिन आवारा पशु ने एक वृद्ध की जान ले ली थी, जिसकी खबर हमने बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाई थी और अब इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, खासकर सांड और बैल घूम रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक बैठक बनाई गई थी, जिसमें एसडीओ साहब थे, डीएचओ थे और जितने भी यहाँ गौशाला थे उनके प्रतिनिधि उनने भाग लिया। और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि गौशाला में उनके डिमांड के हिसाब से कुछ सीट हम लोग बना देते हैं और इसके लिए एस्टिमेट बनाने के लिए हम लोगों ने कंसर्न जेई को निर्देश दे दिया है। और ये निर्णय हुआ है कि जितने आवारा पशु घूम रहे हैं, खासकर सांड जो बेकाबू हो गए हैं, उन सांडों को पकड़ के गंगा में जितने गौशाला उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। वो उसके रखरखाव वो करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद में कुछ अगर उनका चार्जेस होगा तो वो चार्जेस नगर निगम पे करने को तैयार है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रकाश, जिस तरीके से पशुओं का आतंक और उत्पात देखने को मिला था, नगर निगम ने इस पर संज्ञान लिया है खबर दिखाई जाने के बाद। देखिए अनिकेत, टीवी 45 न्यूज का खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। कल हमने खबर दिखाया था कि धनबाद नगर निगम शहर क्षेत्र में आवारा कुत्ते और आवारा पशुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग अब सड़क पर चलने से भी डरने लगे हैं। लगातार ताड़ के द्वारा लोगों को घायल किया जा रहा है। ताड़ जो है वो लोगों को अपना शिकार बना रहा है और यही कारण है कि 2 दिन पूर्व तेलीपाड़ा में एक महिला को भी ताड़ के द्वारा पूरी तरह से घायल कर दिया गया है। और उस महिला को जब इलाज के लिए अस्पताल ले गया, अस्पताल जाने के क्रम में उस महिला ने दम तोड़ दिया। इस दौरान जब ताड़ के द्वारा उन्हें जख्मी किया जा रहा था, उन पर हमला किया जा रहा था, जो आसपास खड़े लोग थे वो बचाने का प्रयास कर रहे थे उस महिला को, लेकिन ताड़ ने किसी को भी नहीं बख्शा। जो आसपास के लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे उन्हें भी सांड ने घायल कर दिया। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ये मांग उठ रही थी कि जो आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते हैं, जो सड़क पे आवारा घूम रहे हैं, उसका कम से कम जिला प्रशासन या नगर निगम के ओर से कार्यवाही करते हुए उसे गौशाला भेजने का कार्य करे। और इसे लेकर लगातार आवाज उठते आ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन पूर्व एक महिला की मौत हुई है, इसके बाद से कोयलांचल के लोग मुखर हो गए हैं और उन्होंने नगर निगम को चेतावनी भी दे दी कल कि अगर आप 2 दिन के अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, नगर निगम इस पर एक्शन ले रही है और अब कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।